हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 9th चैप्टर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सेकंड है, व्यापार वस्तुतः अन्यंत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार वस्तुतः अन्यंत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो ये देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। इसलिए कथन एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता यानी गेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, गेट की स्थापना 1945 में की गई थी। सेकंड है, इसका प्रमुख उद्देश्य शुल्कों, कोटा और सब्सिडी की कमी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करना था। थर्ड है, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता यानी कि गेट ही आगे चलकर विश्व व्यापार संगठन बना। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो और तीन। व्याख्या है, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता 1948 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है क्योंकि वहाँ 1945 लिखा है, यह 1948 में हुआ। और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध कर लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार शुल्क हेतु सामान्य समझौता यानी कि गेट ने शुल्क को घटाने में मदद की और यही आगे चलकर विश्व व्यापार संगठन बना, इसलिए कथन तीन सही है। गेट का प्रमुख उद्देश्य शुल्कों, कोटा और सब्सिडी की कमी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करना था, इसलिए दो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में निम्नीकरण का परिणाम है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है जो कि निम्नीकरण, अतः एक सही नहीं, अतः कथन दो सही नहीं है। ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, खाली इतना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। उदाहरण के लिए समझा जा सकता है कि औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। हर प्रकार की विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित होता है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए, इसलिए कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए आधारों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं? फर्स्ट है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, सेकंड है, जनसंख्या कारक, थर्ड है, आर्थिक विकास की प्रावस्था, फोर्थ है, विदेशी निवेश की सीमा और फिफ्थ है, परिवहन। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल तीन, चार और पाँच, ऑप्शन सी है केवल चार और पाँच, ऑप्शन डी है एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, एक, दो, तीन और चार और पाँच भी। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निम्नलिखित आधार हैं जो इस प्रकार हैं।
राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधनों में अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता के कारण कहीं खनिजों का आयात करना पड़ता है तो कहीं कृषि संबंधित वस्तुओं का। यही विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तैयार करती है। जनसंख्या कारक, जनसंख्या का सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। आर्थिक विकास की प्रावस्था, देशों के आर्थिक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव यानी कि प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खदान तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन, प्रशोधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काऊ कबाद तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है। परिवहन देख लेते हैं। रेल, समुद्रों तथा वायु परिवहन के विस्तार और परिशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर संसाधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैग, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी डरबन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जेनेवा। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। 29 जुलाई 2016 तक 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। सेकंड है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र के आधिपत्य में है। और थर्ड है, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार की गई वस्तुओं की वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की परिमाण के रूप में जाना जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, किंतु सेवा क्षेत्र ऊपरीगामी प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा यानी परिणाम का प्रलेखन करता है। सेकंड है, यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। थर्ड है, ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तुओं के क्रय पर विक्रय से अर्जित की गई आय की अपेक्षा अधिक व्यय करता है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार संतुलन एक देश द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा यानी कि परिमाण का प्रलेखन करता है। इसलिए कथन 1 सही है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं।
एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, द्विपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। सेकंड है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। थर्ड है, घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं की प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1, जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही हैं। फर्स्ट कथन क्यों सही नहीं है देख लेते हैं। क्योंकि द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, जबकि यह पार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 1948 से गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में रूपांतरित कर दिया गया। सेकंड है, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। थर्ड है, विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्यों में सम्मिलित नहीं करता। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि 1948 में गेट का गठन किया गया तथा 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। कथन 2 सही है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। कथन 3 सही नहीं है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है उरुग्वे और ऑप्शन डी है वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेनेजुएला। व्याख्या देख लेते हैं। ओपेक में वर्तमान में कुल 13 सदस्य देश हैं जो इस प्रकार हैं: अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है। ऑप्शन ए नाफ्टा, ऑप्शन बी है साफ्टा, ऑप्शन सी है आसियान और ऑप्शन डी है CIS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साफ्टा। उपयुक्त में से भारत सिर्फ साफ्टा यानी कि एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा का सदस्य है। साफ्टा के सदस्य राष्ट्र बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको सदस्य देश हैं। और उत्तरी अमेरिका के मुक्त व्यापार समझौता यानी कि कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है और उत्तर अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट को स्थापित करने के लिए जनवरी 1994 को लागू हुआ था। आसियान सदस्य देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और CIS सदस्य देश आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, औद्योगिक पत्तन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करने के साथ साथ यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। सेकंड है, वाणिज्यिक पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। वे पत्तन जो सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं तथा यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं वाणिज्यिक पत्तन कहलाते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 भी सही नहीं है क्योंकि औद्योगिक पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं न कि वाणिज्यिक। औद्योगिक पन्नों से अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थों का व्यापार किया जाता है। पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंतर्देशीय पत्तन समुद्री तट के नजदीक अवस्थित होते हैं।
सेकंड है बाह्य पत्तन गहरे जल के पत्तन हैं और वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। थर्ड है अंतर्देशीय पत्तन नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। कथन एक सही नहीं है क्योंकि अंतर्देशीय पत्तन समुद्र तल से दूर अवस्थित होते हैं। अंतर्देशीय पत्तन नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। अंतर्देशीय पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मॉफिन्स मिसिसिपी नदी पर स्थित है, और राइन के अनेक पत्तन हैं जैसे मैनहीम तथा ड्यूसबर्ग, और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है पर स्थित है। कथन 2 सही है क्योंकि बाह्य पत्तन गहरे जल के पत्तन हैं और वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पत्तनों के सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस का पिरेयस स्थित बाह्य पत्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है तेल पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। सेकंड है पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक अथवा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। फर्स्ट सही है क्योंकि तेल पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन हैं तथा कुछ तेल शोधन पत्तन है। वेनेजुएला में माराकायो, ट्यूनेशिया में एस्कीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है। पर्सिया की खाड़ी पर आबादान एक तेल शोधन पत्तन है। सेकंड है पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन यानी कि आवागमन से जुड़े होते हैं। पैकेट स्टेशन को फेरी पनन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस। नेक्स्ट है रोटरडम पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पत्तन है? ऑप्शन ए नौसेना पत्तन, बी है मार्ग पत्तन, सी है आंत्रपणे पत्तन और डी है पैकेट स्टेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंत्रपणे पत्तन। व्याख्या देख लेते हैं। रोटरडम आंत्रियों प्रकार का पतन है, अतः विकल्प सी सही है क्योंकि आंतरिक पतन के एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए तथा रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपोपतन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नौसेना पतन केवल सामाजिक महत्व के पत्तन होते हैं। सेकंड है मार्ग पत्तन मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। फर्स्ट कथन सही है क्योंकि नौसेना पतन केवल सामाजिक महत्व के पत्तन होते हैं। ये पत्तन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोची तथा कारवाड़ भारत में नौसेना पतन के उदाहरण हैं। कथन 2 सही है क्योंकि मार्ग पत्तन ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में वे वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए। अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर पत्तन इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।